हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 ज्योग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें हम अपना ओशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं और कुछ कॉन्टिनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे, सबसे पहले हमने ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन पढ़ा एंड देन उसके बाद हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा चैप्टर 2 में, एंड थर्ड में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर अपने आप में ही एक सीक्वेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे हमें धीरे धीरे पता लग रहा है अपनी अर्थ के बारे में, ओशंस के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, रिवर्स के बारे में। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारी ज्योग्राफी की डेप्थ और बढ़ती चली जाएगी। अब तो आज स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। अगर देखा जाए तो हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ कहा जा रहा है कि 29% जो हमारा देखा जाए अर्थ पे वो कॉन्टिनेंट है, और बाकी जो जितना है हमारा इसमें जो सारा कौन कवर करता है, हमारा ओशनिक वाटर के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आते हैं? ओशनिक वाटर के अंदर आ जाते हैं। अब बात करें हम, ये जो कॉन्टिनेंट्स आज हमें दिखते हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारा इंडिया अलग है एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो आप ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, यानी कि एक ही कॉन्टिनेंट थे पूरे, और एक ही पूरा ओशनिक वाटर था, जिन्हें हम क्या कहने लगे थे? हम उन्हें कहते थे पेंजिया और पेंथलासा। तो ये सब थ्योरीज आई कहाँ से? तो यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, हर किसी ने अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर आखिर में जाकर जो हम मेन पढ़ने वाले हैं, अल्फ्रेड वेगनर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारे जो आए थे वो अब्राहम ऑर्टिलिस, एक डच मैप मेकर थे। इन्होंने एक थोड़ा सा ब्रीफ मैप बना के दिया था, जो कि एज अर्ली मतलब 1596 में दिया था। उसके बाद फिर आपका एक ये एंटिनो करके आए थे, इन्होंने ये आइडिया दिया था कि हाँ भाई 3 कॉन्टिनेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आए हमारे अल्फ्रेड वेगनर, जो कि इसमें सबसे मेन गेम चेंजर है, जिन्होंने एक पूरा आइडिया कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट दिया, जिसे हम कहने लगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि हमारी 1912 में आई। अब ये आप ये याद रख सकते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैसे तो वो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, यानी कि मौसम विभाग में काम करने वाले थे, लेकिन इन्होंने ज्योग्राफी में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने डिस्कशन किया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया इन्होंने, जिसमें ये कह रहे थे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो सिर्फ एक फॉर्म होकर सिंगल कॉन्टिनेंट मास बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। उसे हम कहते हैं पेंजिया, यानी कि ऑल अर्थ। और एक हमारा मेगा ओशियन है, उनके हिसाब से था क्या, एक मेगा ओशियन है जिसे हम कहते हैं पैंथलासा, जिसमें मतलब मीनिंग ऑल वाटर, जिसके अंदर हमारा सारा वाटर आ जाता है। अब आपको ये मैं डायग्राम से भी मैंने दिखाया, आप देखें तो अगर आप इस सीक्वेंस से जाएं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसा रहा होगा। यहाँ पर आप देखें तो ये पहले पूरा पेंजिया था, यानी कि पूरा पेंजिया था, यानी कि ऑल अर्थ के नाम से हम इसे कह सकते हैं। और ये हमारा पूरा ये मेगा ओशियन था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर एक लैटिट्यूडनल, यहाँ पर आप देखें तो स्प्लिट होता है, लैटिट्यूडनल स्प्लिट होता है। एक पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे चला जाता है और एक नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ जाता है। तो ये हमारा जो ऊपर वाला होता है, हम इसे क्या कहते हैं? लॉरेशिया के नाम से पहचान लगते हैं। किस नाम से? लॉरेशिया के नाम से पहचान लगते हैं। और फिर हमारा जो नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट्स के पार्ट चले जाते हैं, हम उन्हें गोंडवाना लैंड के नाम से जाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे फर्दर करके अगर हम आप आए तो यहाँ पर ये ऐसा स्प्लिट हो जाता है, हमारे कॉन्टिनेंट ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। और फिर जो फाइनली आज हमें प्रेजेंट डे में अर्थ दिखती है हमारी, वो ऐसी दिखती है। तो यहाँ पर पूरा टाइम फ्रेम है, अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पर आप देखें तो 225 मिलियन ईयर्स अगो अगर आप देखें तो हमारा पूरा पेंजिया था। फिर 150 मिलियन ईयर्स अगो फिर हमारा यहाँ पर एक स्प्लिट पड़ता है, जिसमें हमारा जो स्प्लिट पड़ता है वो किस सी की वजह से पड़ता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तिथिस सी की वजह से यहाँ पर पड़ता है, ये हमारा तिथिस सी कहलाया जाता है। इसकी वजह से ये स्प्लिट होता है, एक लॉरेशिया बन जाता है, एक गोंडवाना लैंड बन जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप कहें तो 100 मिलियन ईयर्स अगो देखें तो ये पूरा पूरा स्प्लिट हो जाता है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद फाइनली आज हमें अर्थ जो है ऐसा देखने के लिए मिलता है, और अभी भी चेंजेस हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि चेंजेस रुक गए, तो अभी भी चेंजेस हो रहे हैं। तो इसी के बारे में हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एविडेंसेस थे इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने दिए, और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए। मतलब कहने के लिए इंसान बहुत कुछ कह सकता है, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, बट उसको प्रूफ करने के लिए, पूरी दुनिया को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, जिसके बिहाफ पे हम कहते हैं हाँ ऐसा रहा होगा। फिर आगे आगे हम जो है अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके जो आगे हम पढ़ेंगे सी फ्लोर ब्रीडिंग स्प्रेडिंग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो मेन हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। पर लेकिन उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें समझना होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि पूरा ऐसा रहा होगा, पहले पेंजिया रहा होगा, फिर लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, फिर ऐसे हमारी प्लेट्स स्प्लिट हुई हैं, फिर फाइनली आज हमें ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर बस लिखी हुई है। ही आर्ग्यूड दैट अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगेन टू स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ 200 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास। और उसके बाद क्या हुआ, पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू अ लार्ज कॉन्टिनेंटल मास। ठीक है, एक हमारा जो लार्ज कॉन्टिनेंट मास में हुआ, एक लॉरेशिया के नाम से पहचानने जाने लगे, जिसे हम जो कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला गया। एंड सेकंड वन हमारा गोंडवाना लैंड, जो कि हमारा सर्दर्न पार्ट में चला गया। अब अगर हम देखें कि लॉरेशिया और ये गोंडवाना लैंड के बारे में हम देख तो रहे कि लॉरेशिया में एक पार्ट चला गया, एक गोंडवाना लैंड में चला गया। इसके अंदर आज जो कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से थे। लॉरेशिया के अंदर आपका सेंट्रल एशिया आता है और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। ओके, और गोंडवाना लैंड के अंदर आप देखें तो ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर वो लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू अ वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट टुडे। तो आज हम देखें तो हमें ये सब कॉन्टिनेंट आज देखने के लिए मिल जाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्या हुआ, ब्रेक होना स्टार्ट हुए और आज हम देखें तो हमें ऐसे कॉन्टिनेंट देखने के लिए ये मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे एविडेंसेस दिए जिससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव किया गया और इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जिगसॉ फिट। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि अगर आप कॉन्टिनेंट को गौर से देखें, अगर आप कॉन्टिनेंट्स को गौर से देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं इनमें एक फिट हो रहा है। मतलब पजल वगैरह ऐसे हम वो करते हैं सॉल्व, वैसे ही अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक फिट हो रहा है, कॉन्टिनेंट्स आपस में फिट हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर स्कॉलर ने जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एविडेंस के तौर पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। अगर आप देखें तो ये जो आपका साउथ अमेरिका है, ये अगर आप इसमें फिट करेंगे तो ये पूरा आपका अफ्रीका वाले हिस्से में फिट हो जाएगा इजीली। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने पूरा दिया, अगर आप ये वाला पार्ट देखें नॉर्थ अमेरिका वाला, ये यूरोप से ये फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर आप कॉन्टिनेंट्स को फिट करते हैं आपस में, कॉन्टिनेंट को किसी कंप्यूटर के थ्रू भी अगर आप फिट करते तो बहुत ईजिली फिट हो जाएंगे उनकी कोस्टल लाइन्स। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका फ्रंटिंग ईच अदर हैव अ रिमार्केबल एंड यूनिक मैच। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया साउथ अमेरिका और अगर आप अफ्रीका को फिट करें आपस में तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता है। ओके, एंड यहाँ पर इन्होंने वही बातें और कही। इन 1964 में बलार्ड क्रिएटेड अ मैप यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द राइट फिट टू द अटलांटिक मार्जिन एंड इट प्रूव्ड टू बी अ क्वाइट परफेक्ट। यहाँ पर वही बात कही गई। एक 1964 में बुलार्ड ने क्या करा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू फिट कराने की कोशिश की कॉन्टिनेंट और वो बहुत अच्छी तरीके से फिट हो गए। तो यही यहाँ पर एक प्रूफ बन गया हमारा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं पहले ये जो सारे कॉन्टिनेंट होंगे वो आपस में मैच कर रहे होंगे, इनमें इजीली फिट हो गए होंगे, फिर बाद में ये स्प्लिट हुए होंगे। एंड द सेकेंड एविडेंस पे अगर हम आप बात करें तो ये है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रॉक्स हैं हमारे जो रॉक्स अगर आप देखें, यहाँ पर जो रॉक्स हैं हमारे साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन पे और जो अफ्रीका की कोस्ट लाइन पे हमारे जो भी रॉक्स वगैरह हैं वो सेम एज के हैं और वो मैच कर रहे हैं आपस में। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड ये यूज़ होता था, मतलब कि रॉक की मतलब कि किस टाइप का कंपोजिशन है, सारी चीज़ को नापने के लिए कि हाँ भाई कब के ये रॉक्स रहे होंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो डेटिंग मेथड का डेवलप किया गया इन रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड कोरिलेटेड द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट अक्रॉस द वास्ट ओशियन। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो ये इनके बीच में अच्छा खासा गैप है, ओशन का एक पूरा अच्छा खासा गैप है, अटलांटिक ओशन में पूरा गैप है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो रॉक्स पाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो रॉक्स पाए जा रहे हैं वो सेम एज और सेम कंपोजिशन के पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक एविडेंस ये भी बन गया। यहाँ पर वही बात कही गई है, द बेल्ट ऑफ एशियंट रॉक्स 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम अ वेस्टर्न अफ्रीका। ओके, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका कहीं ब्राज़ील होता है, यही वेस्टर्न अफ्रीका आपका। तो यहाँ पर जो रॉक्स मिलाए गए 2000 साल पुराने वो आपस में मैच कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ द जोरासिक एज। यहाँ पर वही बात कही कि जो भी अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट थे आपके कोस्ट लाइन पे साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के वो मैच कर रहे थे, जो कि आपके जोरासिक एज के थे। तो यहाँ पर वही सारी एक एविडेंस हमारा ये बन गया।
अब उसके बाद ऐसे ही फर्दर आगे जाते रहे तो हमारा एक आता है प्लेसर डिपॉजिट। अब सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है ये प्लेसर डिपॉजिट होता क्या है। प्लेसर डिपॉजिट आपके वो डिपॉजिट होते हैं जो कि आपके रिवर्स के साइड पे, ओशंस के साइड पे जमा हो जाते हैं, ओके, ड्यू टू इरोजन, और फिर वो आपका वहाँ पर जाकर डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से आपके प्लेसर डिपॉजिट बन जाते हैं। जैसे आप रिवर्स की साइड्स पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो आकर के ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जो डिपॉजिट होते हैं ना, ये किसी मेन सोर्स से आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोई मेन सोर्स होगा, उससे ये इरोड हो करके यहाँ पर रिवर्स की साइड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम से आप इजीली समझ पाएंगे। ये देखिए आपका वेन है, यानी कि ये आपका मेन सोर्स है, यहाँ पर गोल्ड है आपका, ओके, ये यहाँ पर दरार पड़ गई जिसकी वजह से यहाँ पर ये बाहर वाले एटमॉस्फेयर में जो है एक्सपोज्ड हो गया आपका जो भी गोल्ड था। अब ये मेन सोर्स से थोड़ा थोड़ा वाटर के साथ ये इरोड हो करके यहाँ पर आके आपका ये जमा हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है हमारा प्लेसर डिपॉजिट। ओके, ये हमारा क्या बन जा रहा है, प्लेसर डिपॉजिट। तो ये मेन सोर्स रहा और यहाँ पर आके डिपॉजिट हुआ। तो सेम हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि जो हमारा द अक्यूरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन गाना कोस्ट एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इन एन अमेजिंग फैक्ट। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो हमारा गोल्ड की वेन्स थी, जो मेन सोर्स था हमारा जो गोल्ड का, वो आपको देखने को मिला ब्राज़ील में, ओके, और यही इसी तरह का जो गोल्ड है वो सेम हमें देखने के लिए मिल जाता है घाना में। तो यहाँ पर क्या पता लगता है, यहाँ पर ये पता लगता है कि कभी ना कभी ये दो कॉन्टिनेंट आपस में सेम रहे होंगे, जिसकी वजह से जो वेन थी यानी कि जो मेन सोर्स था गोल्ड का, वहाँ से ये इरोड हो करके कहीं पर जाकर डिपॉजिट हुए गोल्ड, जो कि आपके घाना में जाकर डिपॉजिट हुए होंगे, और ये हमारे प्लेसर डिपॉजिट कहलाने लगे। और ये इससे ये एक प्रूफ हमारा ये भी होता है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा है आपस में रहे होंगे डिपॉजिट। यहाँ पर यही बात करी जा रही है, मैप के थ्रू दिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब ये वाला जो रीज़न है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेन सोर्स रहा होगा गोल्ड का, यानी कि मेन वेन्स रही होंगी, और फिर वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो गया, हमारा घाना कोस्ट में जाके गोल्ड मिल रहा है हमें, और ये आपस में मैच कर रही है इसकी वेन यहाँ पर ब्राज़ील में। तो ये एक प्रूफ कर रहा है कि प्लेसर डिपॉजिट, ये प्रूफ कर रहा है कि कभी ना कभी तो ये कॉन्टिनेंट आपस में एक होंगे। ये यही इन डायग्राम से समझ में आ रहा है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये गोल्ड वेन है, तो आप अगर इसे हिस्सों में बांट दें तो ये समझ लीजिए आपका ये ब्राज़ील वाला रीजन हो गया, ब्राज़ील वाला रीजन हो गया। जब ये आपस में एक होंगे तो हो सकता है कि ये यहाँ पर इरोड हो करके यहाँ पर आपके प्लेसर डिपॉजिट जमा हो गए, कहाँ पर, ये आपके हो गए घाना में, और बाद में ये कॉन्टिनेंट अलग हो गए एक दूसरे से। जब अलग हो गए तो बाद में जब हमने रिसर्च की, जब देखा स्कॉलर्स ने, ज्योग्राफर ने देखा, तो यहाँ का जो गोल्ड था उसका जो मेन सोर्स है वो हमें कहाँ मिल रहा है, ब्राज़ील में। तो अपने आप में ये भी एक हमारा प्रूफ हो गया कि भाई हमारे जो कॉन्टिनेंट थे वो आपस में एक थे। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कवर करेंगे फर्दर। ओके गाइस।